हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आप लोगों के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर बता दें, यूपी होमगार्ड का भर्ती जो है उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए, लेकिन साथ साथ यूपी में जो होमगार्ड का भर्ती निकला है ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। क्योंकि ये जो वैकेंसी आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की, तो इस वैकेंसी से बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पर घर चलने वाला है, सरकारी नौकरी मिलने वाली है। तो एक तरह से मैं आपको पहले बोलूँगा कि ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, तब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, जो भी बदलाव होगा मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर पोस्ट इन्होंने जो निकाला है होमगार्ड में, कुल कितना पद निकाला है 41,000, ठीक है। 40,000 प्लस पोस्ट, कितना 40,000 प्लस पोस्ट। किसी भी वैकेंसीज में इतना ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलता जितना उत्तर प्रदेश के होमगार्ड में इतना 40,000 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिली है। अब इसमें जो है बोला गया है कि सैलरी क्या दिया जाएगा। सबसे पहले इन्होंने शुरू में ही सैलरी बता दिया है, जो कि आपको बोला गया है कि 600, ठीक है। हर दिन का, जिस दिन आप ड्यूटी कीजिएगा, हर दिन का नहीं, मान लीजिए कि महीना में 30 दिन है। अब 30 दिन में से जो है आप मान के चलो कि 25 दिन ही ड्यूटी करते हो। मान लो अगर 30 में 30 दिन करते हो तो पूरा 30 दिन का मिलेगा। मान लो 4 दिन 5 दिन छुट्टी रहता है, 25 दिन का करते हो तो हर दिन का आपको 600 रुपये मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक तरह से सरकारी नौकरी आपका जो है 60 साल तक, कितना 60 साल तक सरकारी नौकरी रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच के सोचेंगे कि क्यों होमगार्ड में भरे, इसमें 600 रुपये ही मिलेगा जिस दिन ड्यूटी करेंगे। तो मैं एक चीज़ बता दूं, कुछ नहीं से अच्छा कुछ अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप इसका भी फॉर्म जरूर भरना। अगर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो मान लो कि अगर आप 30 दिन ड्यूटी करते हो और हर दिन के हिसाब से आपको 600 मिलता है तो 6 3 18, 18,000 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पर मिलेगा। कितना 18,000 रुपये पर मंथ। और जैसे जैसे महंगाई दर बढ़ता है, ठीक है, उस हिसाब से आपका वेतन भी बढ़ाया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसमें फॉर्म जरूर भरिएगा अगर आप यूपी से है तो यहाँ पर होमगार्ड का यहाँ पर दिया गया है पुरुष एवं महिला हेतु, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कहाँ कहाँ कितना पोस्ट है वो आपका बताया गया है कि आपका आगरा में यहाँ पर 1232 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 495 है। तो ऐसे करके इन्होंने सभी जिला के लिए, ठीक है, आगरा के जितने भी जिला हैं आप यहाँ पर देखिएगा तो सभी के लिए यहाँ पर बताया गया है। पूरा यहाँ पर नीचे चलेंगे तो टोटल 75 है और टोटल पोस्ट यहाँ पर देखिए 41,424। तो मैंने सभी जिला के पोस्ट के बारे में आपको क्यों नहीं बताया, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपको, तो आप जाके देख लीजिएगा कि कौन जिला में कितना पोस्ट है। मैं इस वैकेंसी के बारे में कुछ बदलाव बताना चाहता हूँ, कुछ नया क्या बदलाव हुआ है, ताकि आप किसी तरह का गलती ना करें, ठीक है। आप किसी तरह का गलती यहाँ पर ना करें। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा है सबसे पहले फॉर्म अप्लाई का डेट, ठीक है। तो अगर हम लोग फॉर्म अप्लाई का डेट देखें तो फॉर्म कब से कब तक यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो फॉर्म अप्लाई का डेट जो है, ऑनलाइन आवेदन का डेट, वह आपका 18 नवंबर से लेके यहाँ पर 17 दिसंबर तक है, ठीक है। आवेदन शुल्क करने का जो यहाँ पर तिथि है वो भी 18 नवंबर से लेके 17 दिसंबर तक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें जमा किए गए शुल्क को यहाँ पर जो है समायोजन करने की तिथि है वो 18 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक है। मतलब मान के चलिए फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट एक तरह से वो आपका 17 दिसंबर, क्या हुआ 17 दिसंबर से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो आवेदन शुल्क क्या रखा गया है सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है। यहाँ पर EWS के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 400 रुपये रखे गए हैं। SC ST के लिए, अभ्यर्थी के लिए जो है 300 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पर रखे गए हैं। आप भारत के नागरिक होने चाहिए। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आप देखिए यूपी में जिस जिला में, ठीक है, जिस जिला में यहाँ पर निकला है, जिस थाना क्षेत्र में निकला है तिलबिट्टी में, उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बाहरी कोई आके अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है, ठीक है, 10th पास। अगर कोई 10th अपियरिंग है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 10th की परीक्षा में अपियरिंग अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी यहाँ पर पात्र नहीं होंगे। 10th अगर आप पास कर चुके हैं तभी आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें प्रेफरेंस किन को दिया जाएगा, प्रेफरेंस आपको पता है कि NCC को दिया जाता है। NCC को जो प्रेफरेंस है, C सर्टिफिकेट के लिए 3 मार्क्स, B सर्टिफिकेट के लिए 2 मार्क्स, A सर्टिफिकेट के लिए 1 मार्क्स, और आपने स्काउट एंड गाइड किया है तो 1 मार्क्स और मिलेगा आपको, ठीक है। स्काउट एंड गाइड जो करते हैं ना स्कूल में, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको मार्क्स मिलेगा। आयु जो रखा गया है यहाँ पर 18 से 30 साल, कितना 18 से 30 साल आपका जो है उम्र होना चाहिए। लेकिन आपका जो बाकी वर्ग है उनको जो छूट मिलता है वो छूट आपका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए छूट का यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सामान्य EWS के लिए इतना से इतना डेट ऑफ बर्थ के बीच में तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। SC ST के लिए आपका इतना से इतना डेट ऑफ बर्थ के बीच में है तो फॉर्म भर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए इतना से इतना डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर लिखित परीक्षा, अब लिखित परीक्षा के बारे में हम डिटेल में तो बताएंगे, लेकिन इतना बता देते हैं कि यूपी होमगार्ड के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे,
जहाँ से आप जाके परचेस कर लीजिएगा। ऐसे बताते हैं कि मेन सामान्य ज्ञान ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर यूपी होमगार्ड का परीक्षा तो बहुत दिन से नहीं हुआ था, ठीक है, बहुत पहले ही वैकेंसी निकला था। तो हम यूपी का जीके का बुक दे देंगे। किसका? यूपी का जीके का। वो यूपी पुलिस का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो उस यूपी का जीके का बुक आपको पढ़ लेना। आप बच्चा सोचेगा कि हम यूपी होमगार्ड का बुक ढूंढे, तो यूपी होमगार्ड का बुक हुआ तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, यूपी होमगार्ड का तो बुक नहीं मिलेगा। तो मेन यूपी का जीके का हम किसी भी चीज़ का बुक दे देंगे, यूपी पुलिस का या किसी का, उससे आप पढ़ लीजिएगा, आपका तैयारी हो जाएगा। 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का समय होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है आपको यहाँ पर 1 मार्क्स निर्धारित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब कम से कम मिनिमम 25% तो आपको लाना है। तो 100 का 25% कितना होता है? 25 ही ना होता है। 100 आपका कट जाएगा और यहाँ पे कितना होगा? 25 मार्क्स। तो 100 में से मिनिमम 25 मार्क्स तो आपको लाना है। आपका जो एग्जाम होगा वो OMR सीट पर होगा। किस पर होगा? OMR सीट। अब यहाँ पर देखें तो लिखित परीक्षा इन्होंने अच्छा से लिखा है कि 2 घंटे का होगा और इसमें जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स आपको मिलेगा यहाँ पर लिखित परीक्षा में। यहाँ पर जो है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे, मतलब वही ऑब्जेक्टिव टाइप होगा OMR सीट पर आपका। उसके बाद इन्होंने लिखा है कुछ और एक्स्ट्रा, या यदि किसी प्रश्न के 1 से अधिक उत्तर विकल्प सही पाए जाते हैं तो ऐसे किसी भी एक प्रश्न सही विकल्प को उत्तर रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंक प्राप्त किया जाएगा। मान लो कि अगर ए ऐसे क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, उसमें ऑप्शन दिया है A, B, C और D। अब मान लो कि लगता है ना कभी कभी, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ऐसा है कि C भी सही है और D भी सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और आपने उसमें से कोई एक कर दिया, मान लो C कर दिया या D कर दिया, ठीक, कोई एक टिक किया, उन्हीं दोनों में से कोई एक, ठीक है, तो आपको उसका मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, आपको उसका मार्क्स मिल जाएगा। ये तो लगभग सभी एग्जाम्स में होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो किसी एक जनपद के अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा 1 से अधिक पालियों में अथवा 1 से अधिक दिनांकों में विभिन्न पालियों में विभिन्न साथ संचालित कराए जाने के दिशा में ऐसे परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। देखिए, आप जिस जनपद से हैं, ठीक है, जिस जिला में आपका जो थाना क्षेत्र आता है उसी में आपको फॉर्म भरना है। और अगर आपका जो एग्ज़ाम है 1 से अधिक शिफ्ट में कराया जाएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, ठीक है, ईजी और हार्ड शिफ्ट के तहत नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। अभी मैं आपको ऊपर जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपकी लिए ज़रूरी है, बाकी आपको डिटेल में भी दूंगा। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी तो अभी यहाँ पर बाकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि शारीरिक मानक जो दिया गया है कि ऊंचाई जो होना चाहिए 168 सेंटीमीटर, ठीक है, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, SC ST के लिए जो है 160 सेंटीमीटर, सीना जो होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, फिर एक्सपेंड करने पर 84 होना चाहिए SC ST, और यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और एक्सपेंड करने पर 82। मतलब देखिए, पहले जनरल वालों के लिए 79 होना चाहिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा, तो टोटल कितना हो गया? 84 सेंटीमीटर। SC ST का तो अलग है, यहाँ पर 77 ही मांगा गया है। यहाँ पर अगर देखें तो महिलाओं के लिए जो हाइट मांगा गया है, ठीक है, ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 147 सेंटीमीटर, और महिलाओं में सीना नहीं मांगा जाता है, वजन मांगा गया है जो कि 40 kg होना चाहिए। कितना? 40 kg। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे चले, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस दिए हैं, जो कि आपको यहाँ नोटिफिकेशन से ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अनुसूचित जाति से आते हैं या अनुसूचित जनजाति से आते हैं, मतलब अगर आप SC ST से आते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए प्ररूप 1 के हिसाब से बनना चाहिए। अब प्ररूप का मतलब क्या होता है? प्ररूप का मतलब इंग्लिश में वो बोलते हैं एनेक्सर 1 का फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, जो कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ही है साफ साफ, जिला अधिकारी, मैं इसे रब करके अच्छा से पढ़ा देते हैं, आपका सब डाउट क्लियर, ठीक है। प्ररूप 1 के हिसाब से बना हुआ होना चाहिए। किसके द्वारा बना हुआ हो सकता है? जिला अधिकारी के द्वारा बना हुआ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, इनमें से किसी भी लेवल का आपका अगर जाति प्रमाण पत्र बना है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आयु में छूट की बात की गई है तो SC ST को 5 साल का छूट मिल रहा है, ठीक है। एज में कितना साल का? 5 साल का। तो फ्री में तो मिलेगा नहीं, ये सर्टिफिकेट्स आपको दिखाने होंगे, ये नहीं दिखा पाइएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले ये सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको उम्र में यहाँ पर 5 साल का छूट मिलेगा। कितना? 5 साल का। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो है प्ररूप 2 लिखा हुआ है, तो ये आपका फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आपका पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट जो है, OBC वाले की बात कर रहा हूँ मैं, OBC का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ये भी जिला अधिकारी लेवल का, ठीक है, या सिटी मजिस्ट्रेट या तहसीलदार लेवल का या जिला मजिस्ट्रेट लेवल का अगर बना हुआ है तो चल जाएगा आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है जिसको EWS बोलते हैं, क्या बोलते हैं? EWS,
तो इन्हें एज में कोई भी छूट नहीं है, लेकिन इनका जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि इनको कट ऑफ में छूट मिलेगा। ठीक है, कट ऑफ में तो सबको मिलता है। जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, ठीक है, या उप जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से बना हुआ है तो चल जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, यूपी होमगार्ड में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो फॉर्म भरते समय जो अभी मैंने बोला कि अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो यहाँ क्या बोला गया है कि आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। किसके द्वारा बना होना चाहिए वो भी बताया गया है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और यूपी होमगार्ड के लिए जो है सिर्फ जीके पूछा जा रहा है, यूपी का जीके और नॉर्मल जीके। ठीक है, तो यूपी पुलिस का जो जीके है ना, वही आप यूपी होमगार्ड के लिए भी वही जीके पढ़ लीजिएगा। उसका बुक का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि आप जाइएगा आप यूपी होमगार्ड का जीके खोजने, ठीक है, तो आपको जल्दी मिलेगा नहीं, पुराना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यूपी पुलिस का जो जीके वाला बुक है ना वो पढ़ लेना है पूरा अच्छा से, या यूपी जीके का, तो आप जो है एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।